बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हमने बाकायदा चैप्टर शुरू करना है। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग वाला। कल मैंने कनेक्ट तो कर दिया था आपके सामने, लेकिन एक बुनियादी बात उसके हवाले से करनी है। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रेड भी करता है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग साथ साथ हो रही है, ठीक है। आप चीज बना रहे हैं आगे बेचने के लिए। तो अब जो आपके सामने एक स्ट्रक्चर है वो आपके सामने मैं इस तरह रखने जा रहा हूँ। कॉस्ट। कोई भी बिजनेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता हो उसकी जो कॉस्ट है उसको हम बाय फंक्शन दो हिस्सों में तोड़ते हैं बुनियादी तौर पर। पहला हिस्सा कहलाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की, मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। और दूसरा हिस्सा कहलाएगा नॉन प्रोडक्शन। ये चीज बनाने की तो नहीं है, ये चीजों को बेचने की और उनको मैनेज करने की कॉस्ट। तो कॉस्ट किसी भी बिजनेस की जो कि मैन्युफैक्चरिंग करता है वो कॉस्ट कितने हिस्सों में टूटेगी? दो हिस्सों में, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट के हम करेंगे फर्दर दो हिस्से। डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो रेडीली आइडेंटिफिएबल हो, उस चीज में दिख रही है हमें कि हाँ जी ये इस चीज को बनाने की क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट की दूसरी जो टाइप है उसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो मेजोरिटी कॉस्ट होती है वो बाय नेचर फिक्स्ड हो। जैसे फिर कॉस्ट की टाइप्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह की फर्दर टाइप्स निकलेंगी, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट में जितनी भी कॉस्ट होती है वो तकरीबन फिक्स होती है। कुछ वेरिएबल हो सकता है एलिमेंट, लेकिन तकरीबन जो नेचर है वो फिक्स कॉस्ट। आप ये बोल सकते हैं कि 90% इनडायरेक्ट कॉस्ट इज योर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। और डायरेक्ट कॉस्ट में जितनी भी कॉस्ट होती है वो वेरिएबल नेचर की होती है, ठीक। लेकिन फिर भी अवॉइड करें डायरेक्ट कॉस्ट को, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट बोलने से कुछ एलिमेंट्स में वेरिएबल हो सकता है, ठीक। डेप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे हम? फिक्स कॉस्ट बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे? जबरदस्त। अगर टाइम बेस्ड है फिक्स कॉस्ट है, और अगर यूजेज बेस्ड है तो वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट हो गया। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी हमारे पास आएंगी? उसमें आएगा क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है जी। और क्या आएगा इसके अंदर? फाइनेंस कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है जी। अब जरा देखिएगा, समझिएगा बात। कॉस्ट को कितने में तोड़ा? प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट को कितने हिस्सों में तोड़ा? डायरेक्ट कॉस्ट और इस डायरेक्ट कॉस्ट को फर्दर तीन हिस्सों में तोड़ा, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहला एलिमेंट है वो है डायरेक्ट मटेरियल।
जिसको कल हमने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहा। क्या बोला? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या कहा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। और ये जो कंज्यूम हुआ है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का क्या बना है? पार्ट बना है। वो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बना है। तो अब उसको निकालने का फॉर्मूला क्या था कल? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस उसका कैरेज वगैरह, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इस तरह के आइटम, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट, ये सब ऐड किया तो आपके पास रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो अवेलेबल फॉर यूज जो था उसकी कॉस्ट मिल गई। उसमें से जितने यूनिट्स अब तक क्या है? अनयूज्ड है, उनकी कॉस्ट क्या कर दें? माइनस कर दें। तो जो बैलेंस होगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसके अंदर आपने ऐड किया क्या? कॉस्ट ऑफ लेबर। कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है जी। आपने एक तंदूर खोल लिया, तंदूर के लिए आपने 10 बोरी का कर लिया, आटा खरीद लिया, फाइन आटा, ठीक है जी। तो 10 किलो 10 बोरी फाइन आटा आपने खरीदा फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए, ठीक है। तो 10,000 रुपए का आपने 10 बोरी फाइन आटा परचेज कर लिया। इसकी एंट्री आपने क्या बनाई? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट, कैश बैंक अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब कितनी आटे की बोरियां लेबर ने खोल दी, उसमें से कितना आटा निकाल के उंडेल दिया है, वो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम है। तो उसको जाहिर सी बात है, अगर 10 बोरी परचेज में आई थी, अब बची हुई आपको कितनी बोरी दिख रही है? 2 बोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 की परचेज में से 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दें आप? अलग कर दें। तो 8,000 क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। लेकिन जिसने ये बोरी खाली की है उसको भी तो आपने पैसे दिए, क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ लेबर। तो जिस लेबर ने उस आटे को पानी में मिक्स किया, उस आटे की डो बनाई, डो से क्या बनाई? रोटी बनाई, जिसके हाथों वो प्रोडक्ट बनी, उसके जो वेजेस हैं वो क्या कहलाए? डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, उसके वेजेस क्या कहलाए? डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। फिर एक और चीज होती है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ओवरहेड्स। क्या? डायरेक्ट ओवरहेड्स। डायरेक्ट ओवरहेड्स क्या होंगे? आप एक नहीं, तो वैसे पता, मैंने एक एग्जांपल आपको एक अलग सेक्टर से दी, कुछ एग्जांपल्स। जरूरी नहीं कि हर बिजनेस के पास हर किस्म की कॉस्ट क्या हो? एग्जिस्ट करती हो। तो हर बात को समझने के लिए भी डिफरेंट सेक्टर में जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर चलिए टेक्सटाइल सेक्टर, आप बना रहे हैं कपड़ा, किससे बना रहे हैं? किससे बना रहे हैं? कॉटन से तो पहले क्या बनेगा? धागा बनेगा। कपड़ा किससे बनेगा? धागे से। तो आप फाइबर से क्या बना रहे हैं? फैब्रिक। तो आपका रॉ मटेरियल क्या होगा? फाइबर होगी। तो आप उससे क्या बना रहे हैं? फैब्रिक। और अगर आप गारमेंट फैक्ट्री हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ? फैब्रिक हो गया। डिपेंड करता है ना आपकी सिचुएशन के ऊपर। अच्छा, आपने रॉ मटेरियल बाय किया धागे की शक्ल में, यार्न बोल दें इसको आप, यार्न, यार्न की शक्ल में। तो वो आपने बाय किया, वो आपका हो गया रॉ मटेरियल। अब उस यार्न के जितने भी स्पूल्स हैं, नलकियां बोलते हैं जिसको आप, वो, ताकि आप उसको उसको मशीन में रख के वीविंग कर सकें, ठीक है। तो आपने जितने भी यार्न्स बाय किए हैं जो अनयूज पड़े हुए हैं वो सारे क्या है? रॉ मटेरियल। और जितने भी यार्न मशीन, वीविंग मशीन में इस्तेमाल हो चुके हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो कंज्यूम हो रहे हैं। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ? चलें बारह। ऑब्वियसली सारा काम किसने किया? लेबर ने किया। लेकिन हो सकता है कि आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट हो उसको बनाने में एक ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जिसकी सहूलत आपके पास ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ा बन गया है लेकिन कपड़े को डाइंग करने का प्रोसेस आपके पास नहीं। तो हो सकता है कपड़ा बनने के बाद कपड़ा डाई होने के लिए फैक्ट्री से बाहर जाता हो किसी और फैक्ट्री के पास, और कोई और आपको उस डाइंग का बिल बनाकर दे देता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो डाइंग का बिल भी तो क्या हुआ? आपकी प्रोडक्शन का बना, कॉस्ट बना कि नहीं बना? तो उसको बोलेंगे हम क्या? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब कि आपका प्रोडक्शन का उसमें लेबर आपका नहीं लगा,
उसमें मटेरियल आपका नहीं लगा, आपने खाली मटेरियल दिया था, उसके ऊपर फर्दर प्रोसेस होके वैल्यू एडिशन होके वो आपको मिल गया। तो ऐसी कॉस्ट जो कि आपके मटेरियल कॉस्ट नहीं है, आपकी लेबर कॉस्ट नहीं है, बल्कि आउट सोर्सिंग कॉस्ट है, वो क्या कहलाई आपके लिए? डायरेक्ट ओवरहेड्स। तो अगर आपके प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस आउटसोर्स हो रहा है तो उसको डायरेक्ट ओवरहेड बोलेंगे। ये एक एग्जांपल हो गई किसकी? डायरेक्ट ओवरहेड। इस आउटसोर्सिंग के लिए एक टर्म और इस्तेमाल होती है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट को आपने आगे कहीं नीचे या आगे की तरफ क्या कर दिया? बेच दिया। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। जैसे मैं आपको मिसाल इसकी एक और देता हूँ। हैदराबाद में सबसे मशहूर इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी है? बैंगल्स की, चूड़ियों। चूड़ियां जब बनती है ना तो वो चूड़ी जो होती है वो स्प्रिंग शक्ल में होती है। इन फैक्ट्री वालों ने मुख्तलिफ कंट्रीज से, चाइना से और बहुत सारे मुल्कों से या डिफरेंट जगहों के इंजीनियर से राब्ता कर लिया और बोला कि हमें कोई ऐसी मशीन बना के दो जो इस स्प्रिंग की में से हर चूड़ी को अलग करके जोड़ दे। अब तक नहीं बना सके वो, मीन्स उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब। तो ये चूड़ी जितनी भी फैक्ट्री में बनती है, ये चूड़ी स्प्रिंग बनने के बाद फैक्ट्री से बाहर आती है, कुछ इलाके हैं लतीफाबाद के, उन घरों में जाती है और उन घरों में खवातीन क्या करती हैं? उस स्प्रिंग से अलग करती है। कुछ चूड़ियां टूटती भी होंगी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बद एहतियाती की वजह से टूटी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में ये नॉर्मल एबनॉर्मल को ऐसे नहीं बोला जाता, वो परसेंटेज दे देता है कि भाई 2% तक अगर मटेरियल क्या हुआ? जाया हुआ, तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, उससे अब हम क्या मानते हैं? एबनॉर्मल। इस तरह की बातें करता है। ठीक है, तो ये जो बाहर से लोगों ने बनाया है ये आपका लेबर नहीं है, ये आपकी फैक्ट्री से किसी ने ठेके पे उठाया है। वो आपसे एक फिक्स अमाउंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का पैसा क्या करेगा? चार्ज करेगा, और वो आगे लोगों से काम करवाएगा। उनको पैसे देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उस ठेकेदार की जिम्मेदारी है। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हुआ? डायरेक्ट ओवरहेड हुआ ना, आपका एक प्रोसेस परफॉर्म हुआ। कौन सी कॉस्ट हो गई? सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। ठीक है जी। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट ओवरहेड, ये बहुत कम देखने को मिलेगा, हर केस में नहीं होता। तो ये तीनों का जब आप क्या करेंगे? सम करेंगे, तो अब आपको मिलेगी प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी है वो सारी मिलके क्या है? प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, जिसके बगैर वो चीज बन ही नहीं सकती। ठीक है, डायरेक्ट ओवरहेड की एक और मिसाल ले लें आप। एक मिसाल तो क्या हो गई, चलिए ये ले लेता हूं मैं। एक मिसाल हो गई सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। और अगर आपको सब कॉन्ट्रैक्ट समझनी है तो आप आउटसोर्सिंग लिख सकते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट। और दूसरी मिसाल है प्रोडक्शन बेस्ड रॉयल्टी। क्या? प्रोडक्शन बेस्ड रॉयल्टी। क्या? प्रोडक्शन बेस्ड रॉयल्टी। अब सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है, रॉयल्टी क्या है, इसको समझना जरा। मैकडोनल्ड पाकिस्तान में जो काम करता है, वो मैकडोनल्ड की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है वो अमेरिकन की नहीं हुई, वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की हुई। और उन्होंने मैकडोनल्ड का असल में क्या लिया हुआ है? नाम लिया हुआ है, रेसिपी ली हुई है, डिजाइन और स्ट्रक्चर लिया हुआ है, इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं, इन सबके उन्होंने पैसे दिए होंगे। लेकिन जो नाम और रेसिपी को इस्तेमाल करने के बदले वो जो पैसे देंगे उसको वो कहेंगे रॉयल्टी। यानी जब आप किसी और बिजनेस के नाम से अपना बिजनेस चलाते हो, किसी मशहूर नाम से, तो वो अपना नाम इस्तेमाल करने का आपसे लेता है किराया, उसको क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। सही। तो रॉयल्टी किसी और बिजनेस का नाम, फॉर्मूला, रेसिपी, इसको इस्तेमाल करने का नाम है और उसके बदले पेमेंट जाती है। अब ये रॉयल्टी दो तरीकों से एग्री हो सकती है। ठीक है जी, दो तरीकों से मतलब आप जितने यूनिट्स बनाओगे पर यूनिट के हिसाब से
हमें रॉयल्टी पे कर दोगे इररिस्पेक्टिव कि आपने कितना बेचा। तो अगर रॉयल्टी क्या है, पर यूनिट प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, तो वो आपकी डायरेक्ट ओवरहेड है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि आप वो नाम लिए बगैर, वो रेसिपी इस्तेमाल किए बगैर ये चीज बना नहीं सकते। ठीक है जी। तो अब आपकी रॉयल्टी क्या होगी, अगर रॉयल्टी प्रोडक्शन बेस्ड है तो वो आपकी कौन सी कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट। याद रहेगा, पक्का कंफर्म। ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर किताब से एक दफा देख लेते हैं, आपको सारा आइडिया हो जाएगा इस चीज का। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं फिर बोल रहा हूं, आमतौर पर प्राइम कॉस्ट आपको दो चीजों का सम करते मिल जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। बस बहुत रेयर आपको डायरेक्ट ओवरहेड देखने को मिलेगा। ठीक है जी। उसके बाद किसकी बात करते हैं, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट की। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ऑब्वियसली यहां भी तीन बातें, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल, नंबर टू इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ठीक है जी। अब एक चीज बना रहा हूं, इधर एक बॉक्स बना दिया मैंने ऐसे करके, इन तीन चीजों के सम को मैंने कल आपको बताया, क्या नाम दिया, प्राइम कॉस्ट। इन तीन चीजों के सम को मैं नाम दूंगा किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। चलते हैं तंदूर पे वापसी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है जी। और मैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, क्या बना, क्या बना, प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी जहां से शुरू किया था वापसी मैंने वही खत्म कर दिया, मतलब ऊपर से प्रोडक्शन कॉस्ट को स्प्लिट किया दो हिस्सों में, थोड़ा अलग अलग करके बता दिया, वापस जोड़ दिया, क्या बन गई, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट, ये यहां नीचे नाम दे रहा हूं क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चीज को बनाने की कॉस्ट। और ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से आपको सिर्फ अब वो आइटम अलग कर देना है जो इस साल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तौर पर खर्च तो हुआ है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, वर्क इन प्रोसेस को अलग करें। और वो जिसका कुछ हिस्सा पिछले साल मुकम्मल हुआ था, कुछ इसमें मौजूद होके क्या हुआ है, मुकम्मल हो गया है, तो उसकी पिछले साल वाली कॉस्ट क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें, ताकि उसकी फुल कॉस्ट इसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लेस करेंगे तो बन जाएगी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब वो गुड्स की कॉस्ट जो आपने इस साल क्या की है, प्रोड्यूस की, तो जो प्रोड्यूस की है सारी बेच दी, कुछ पिछले साल प्रोड्यूस की होंगी बची हुई होंगी, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इसमें ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या करेंगे, लेस करेंगे,
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा, और जैसे सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बारी आएगी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, और जब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की बारी आएगी तो उसमें सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस मिलकर क्या कहलाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस कर दोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ये दोनों मिलाकर या एक टाइटल देकर, जैसा आपको पेपर में फॉर्मेट दिया हो। ज्यादातर आपके पास फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आता है, लेकिन अगर आए तो आप यहाँ पढ़ के कर सकते हैं, इसको मसला नहीं, अभी हम इसको देख भी रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने क्या लेस करवानी है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आपके लिए सिर्फ 2 ही आइटम शामिल करना, और वो 2 ही चीजें आपके पास आनी है। वो क्या, इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट को आईएफआरएस की लैंग्वेज में बोरोइंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो अगर आपको बोरोइंग कॉस्ट लफ्ज देखने को मिले तो भी आप समझ जाइएगा। और नंबर 2, बैंक चार्जेस। क्या, माजी में तो हमने बैंक चार्ज को सीधे सीधा एक्सपेंसेस में रख दिया ना, विदाउट डिस्टिंक्शन। अब हमें अगर एक फॉर्मेट दिया जाता है तो उस फॉर्मेट में हमने बैंक चार्जेस को और इंटरेस्ट एक्सपेंस को फाइनेंस कॉस्ट के सेक्शन में मिला के लेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं, मैं कुछ बातें इसमें ऐड करता हूं। देखिए, सैलरीज एंड वेजेस किनको दिए जाते हैं, एम्प्लॉइज को। वो एम्प्लॉइज जो फैक्ट्री की 4 दीवारी में काम कर रहे हैं, वो या तो डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट हो तब भी ताल्लुक प्रोडक्शन कॉस्ट से, लेकिन वो पहले प्राइम कॉस्ट का क्या बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे। इनडायरेक्ट हो तब भी ताल्लुक प्रोडक्शन कॉस्ट से है, लेकिन वो प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड होंगे। जाएंगे किसमें, टोटल, मतलब अगर आप प्राइम कॉस्ट में ऐड ना करें, बाद में ऐड करें, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में तो क्या होंगे, शामिल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ही होंगे। अच्छा, अब वो इंप्लॉइज या वो लेबर, कॉस्ट अकाउंटिंग जबान में लेबर, जनरल जबान में एम्प्लॉइज। वो एम्प्लॉइज वो जब वो लेबर जो वेयर हाउस में काम करते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट करवाते हैं, मजबूर करते हैं खरीदने पर, एरियल की थैलियां बेच रहे होते हैं, वो ब्रेड पर बटर लगा लगा के लोगों को ट्राई करवा रहे होते हैं, या कोई क्या कहते हैं रोड पर बालों की डैंड्रफ वगैरह क्या करवा रहे होते हैं, चेक करवा रहे होते हैं, और शैम्पू रेकमेंड कर रहे होते हैं, चाय बेच रहे होते हैं। ये कौन सा स्टाफ है, मार्केटिंग स्टाफ। कहाँ जा रहा है, सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग, वेयर हाउस का रेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वेयर हाउस अपना है, रेंट पर नहीं है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, तो वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन। सब कुछ में आ रहा है। बैड डेट्स, बैड डेट कब हुआ, हाँ सेल होने के बाद, तो बैड डेट सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का इंक्रीज, यानी जो बैड डेट बनेगा, प्रोविजन तो खुद कॉन्ट्रा है, तो इंक्रीज की वजह से भी तो बैड डेट डेबिट हो रहा है, और डिक्रीज की वजह से बैड डेट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो बैड डेट कौन सा एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस। लेकिन अगर अकाउंट रिसीवेबल के अलावा कोई बैड डेट हो फर्दर सकता है, तो ये तो मसला ना, हम सोचते नहीं। क्या हम सप्लायर को पैसे एडवांस दे सकते हैं, हम किसी एम्प्लॉय को सैलरी एडवांस दे सकते हैं, और वो पैसे लेकर फरार। तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लायर वाले केस में क्या हो जाए, बैड डेट हो जाए। एडवांस टू सप्लायर क्या हो गया, बैड डेट हो गया। एडवांस पेड टू एम्प्लॉइज क्या हो गया, बैड डेट हो गया। मतलब उसने पैसे ले लिए, काम नहीं किया, या पैसे वापस नहीं किए, लेके फरार हो गया, बैड डेट हो गया। तो ये जो बैड डेट्स हैं, इनका ताल्लुक सेल्स से ही या मैनेजमेंट से, तो ये बैड डेट्स कहाँ जाएंगे, एडमिन एक्सपेंस में जाएंगे। अच्छा जी, पोस्टेज, पोस्टेज, पोस्टेज खतो किताबत,
लेटर आ रहा है, लेटर जा रहा है, टीसीएस वाला आ रहा है, टीसीएस वाला जा रहा है। ऑडिट कॉस्ट, ऑडिट करवाना किस काम है? अकाउंटिंग करना। समझ पा रहे हैं बात? तो ऑफिस या हेड ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज है उनकी सैलरीज, हेड ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर उसकी डेप्रीसिएशन, हेड ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन। इस तरह आपको अपने बिजनेस को बाय फंक्शन क्या कर देना है? ब्रेक कर देना। डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग कर दिया, तो प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी कहां जाएगी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। डायरेक्टर सेल की सैलरी सेलिंग एक्सपेंस में। डायरेक्टर क्या कहते हैं फाइनेंस और एडमिन की सैलरी एडमिन एक्सपेंस। फाइनेंस की सैलरी फाइनेंस में जाएगी। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ, यानी बैंक से या कहीं से फाइनेंस हासिल करने की कॉस्ट। तो अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट है उनकी सैलरी एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है जी, ये आपको बाय फंक्शन पहचान, अगर इसको आप बाय फंक्शन पहचान लेंगे आपको आसानी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें अगर मिसाल के तौर पे आपको दी हुई है आपकी टोटल डेप्शन 1 मिलियन है, 50% बिलोंग्स टू प्रोडक्शन, 30% बिलोंग्स टू सेल्स एंड 20% बिलोंग टू एडमिन, तो आप इस तरह ब्रेक कर दीजिएगा इसको। तो कोई ना कोई आपको बेसिस दी गई होंगी रीजनेबल, जिसकी बेसिस पर आप उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, लेकिन फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट ओवरहेड, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली गैस इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, बिल्डिंग अपनी नहीं है तो फैक्ट्री का रेंट, वो सब कुछ इसमें आएगा, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में आएगा। और वो किसका पार्ट बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, ये मैंने कल भी बताया था, दोबारा आज बता दिया। एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना दिया है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने तक, यानी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो इतना सब कुछ करने के बाद आता, फिर वो जाके मैच होती है एसओसीआई में सेल्स से, सेल्स के बाद मैच होने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकलने के बाद बारी आएगी इन सब की। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अपने ध्यान में रखिए आप। अब यहां से कुछ बुक रीडिंग इसलिए कर लें कि आपके पास कोई भी एमसीक्यू अगर आ जाए तो आपकी किताब पढ़ी हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, पेज नंबर है 282। सबसे पहले उसने क्या किया? बिजनेस को कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 3 हिस्सों। कौन सा बिजनेस? सर्विस बिजनेस, जिसका आउटपुट जो है वो टेंजिबल नहीं है बल्कि इंटेंजिबल। ट्रेडिंग बिजनेस खरीद के बेचता है और बना के बेचता है। बस जस्ट रीडिंग, अ सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइड्स इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स, अंडरलाइन दिस। ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि इनका आउटपुट क्या कहलाएगा? जवाब क्या है? इंटेंजिबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स विद नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। पक्का कंफर्म? बोला सर, वो सर ये आज आप क्या करें, मुझे 2 किलो क्या करें तालीम दे दी। यार ये सर्दी क्यों लग रही है भाई, चलने दो ना, अच्छा चल रहा है तो क्यों खामोखा में सर्दी सर्दी करके कर रहे हो? बस ये सही है, सही सही, सॉरी। यहाँ आ जाओ, यहाँ भी नहीं आना चाह रहे। यानी इसका प्रोडक्ट क्या है? इंटेंजिबल, सही है, और जिसकी फिजिकल कोई फॉर्म नहीं, फिजिकल फॉर्म नहीं। सही है ना? पक्का? अच्छा, सर्विस टाइप फॉर्म्स ऑफ ऑफर व्हाट? प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्टीज, एडवाइस, अदर सिमिलर प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल क्या है? सीए फर्म क्या कर रही है? ऑडिट कर रही है। ऑडिट क्या है? सर्विस है। ठीक है जी। अच्छा जी, बार्बर क्या कर रहा है? बालों को रिपेयर कर रहा है। अच्छा, बालों को, अच्छा, उसके बाद रिपेयर शॉप आ गई। स्कूल्स क्या कर रहे हैं? किताबें बेच रहे हैं, कॉपीज बेच रहे हैं।
गुड्स बेच रहे हैं, ऐसे स्कूलों की बात नहीं कर रहा। बैंक, बैंक भी क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अकाउंटिंग फर्म्स, लॉ फर्म्स, हॉस्पिटल्स, प्लम्बर्स, इकोनॉमिक्स के लिहाज से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऐसा रुक गया ना, मतलब रेलवे कहाँ से आगे, रेलवे मोनोपोली है भाई, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मैंने तकरीबन एग्जांपल कौन सी बताई थी आपको, सर्विस प्रोवाइडर्स। इसका मतलब ये रिवाइज नहीं होगा कब, इतनी खामोशी बता रही है कि ट्रेडिंग बिजनेस, दिस टाइप ऑफ बिजनेस बायस प्रोडक्ट एट होल सेल प्राइस एंड सेल्स द सेम एट रिटेल प्राइस। खरीदते हैं चीज, उसमें मार्जिन होता है, मार्जिन होने की वजह से क्या करते हैं, वो कम प्राइस पे खरीद कर आगे ज्यादा प्राइस पर बेच पाते हैं। जिस प्राइस पे खरीदते हैं उसको होलसेल बोलते हैं, आगे बेचते हैं रिटेल। परचून इसको कहते हैं, परचून, रिटेल। They make profit by selling the products at prices higher than their purchase cost. A trading business sells a product without changing its form. Examples are grocery stores, convenience stores, distributors and other resellers. वही हर कोई जो आगे, अब आपने तो पता लगा जनाब के गवर्नमेंट जो है वो सिगरेट के ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्स लगाने जा रही है। आपने बोला मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ चुका हूँ, अब इसका मतलब ये कि थोड़े दिन पहले ही पता लग गया है मुझे, तो मार्केट से मैं उठा लेता हूँ गोल्ड लिफ के डब्बे हैं, उठाऊंगा मैं 300 रुपए के, अब बेचूंगा मैं कितने, 500 रुपए के। ये सीधे 200 रुपए मेरी जेब में आ रहे हैं, बस पहले क्यों नहीं बताया था आपने। अगर ये करते, कोई भी करे, तो मतलब जाहिर सी बात है वो क्या कर रहा है, रिटेल काम कर रहा है ना, मतलब कम पे खरीद रहा है, आगे प्रॉफिट रख के बेच रहा है, नहीं। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। Unlike trading business, manufacturing business buys product with the intention of using them as materials in making new product. यानी हम यहाँ भी खरीदते हैं सामान, लेकिन वो हम सामान जो खरीदते हैं वो फिनिश नहीं होता, बल्कि उसको रॉ फॉर्म में खरीदते हैं, फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, ऐड होती है। कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करने के बाद वो हमारा जो इन्वेंट्री बनता है वो फिनिश फॉर्म में आता है एक प्रोसेस होने के बाद। Thus there is a transformation of the product, जिसको हम इकोनॉमिक्स में वैल्यू एडिशन कहते हैं। A manufacturing business combine raw materials, labor and overhead cost in its production process. The manufactured goods will then be sold to customers. It is important to distinguish direct cost and indirect cost in a manufacturing business. बताया मैंने आपको, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट को कितने हिस्सों में तोड़ेंगे, 2 हिस्सों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Direct cost is called prime cost, cost that can be traced in full to a cost unit। अब ये बड़ी खतरनाक टर्म इस्तेमाल कर ली, इधर रुक के हमने लगाया फुल स्टॉप, ये मैंने लिख दिया जुमला यहाँ पर, यहाँ रुक, इसको अंडरलाइन कर लो, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट वर्सेस यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट वर्सेस, नहीं दिख रहा, लगा लो ना यार साथ में, अगर जूम लगा सकते तो लगा लो, कैंपस कंटेंट इस्तेमाल किए बगैर, क्योंकि नहीं उससे मसला नहीं है, मैं डिस्टर्ब ना हूं बस। कॉस्ट यूनिट वर्सेस यूनिट कॉस्ट, हाँ जी, एक तरफ लिखा हुआ है कॉस्ट यूनिट, एक तरफ लिखा हुआ है यूनिट कॉस्ट, क्या फर्क है दोनों में, अंग्रेजी आ गई, एक ही बात है, एक बात नहीं है, क्या फर्क है, कॉस्ट यूनिट, यूनिट कॉस्ट। कौन सा यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट, ये बोलना चाहेंगे।
एवरेज कॉस्ट है ये बोलना चाह रहे। फिर कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट का यूनिट, कॉस्ट का यूनिट तो यूनिट कॉस्ट हो गया। अगर कॉस्ट यूनिट को आप कॉस्ट का यूनिट बोलेंगे तो फिर वो तो यूनिट कॉस्ट हो जाएगा। यही तो बताया ना इसके अंदर, कॉस्ट यूनिट और यूनिट कॉस्ट। नहीं, ये कान अलग कान है, वो कान अलग कान है, मसला ये। हाँ जी, बोले बोले ऑनलाइन वालों से मैं कुछ पूछूंगा नहीं ना, आप पता है वो बोलते ही नहीं है। कल एक ही बंदा बोल रहा था, इतना बेचारा परेशान हो गया, यहाँ क्लास में आ गया आज। हाँ, घर वाले काम इतने बोलते हैं, बोला भाग के निकल जाओ यहाँ से, आ जाओ। मतलब आप यहाँ से काम मिलता है तो यहाँ से भाग जाते हो, और घर से काम मिल जाता है तो वहां से भाग के यहाँ जाते हो। ये मतलब है ना इस बार। अरे बोले बोले, अरे कोई, देखिए समझते हैं बात। आप जिस चीज को अपनी जबान में रेट बोलते हो, रेट क्या रेट है, वो असल में क्या है? यूनिट कॉस्ट। क्या रेट है? आप बोलो अंडों का आजकल क्या रेट चल रहा है? बोले बोले बोले, 220 रुपए रेट है। और आगे क्या बोला? दर्जन, दर्जन इज व्हाट? कॉस्ट यूनिट। यानी कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है? मैंने एक अंडे का रेट बताया या 12 अंडों को एक यूनिट मानकर रेट बताया? दिस कॉल्ड व्हाट? कॉस्ट यूनिट। इसका मतलब रेट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट यूनिट पर। तो 220 रुपए बोला है ना उसने, लेकिन कैसे बोला? दर्जन बोला। तो दर्जन बोलने में एक दर्जन काउंट होगा ना। अब एक दर्जन में आप जानते हैं कि कितने अंडे आएंगे, लेकिन दर्जन जब बोलोगे तो दर्जन खुद एक यूनिट हुआ ना। 2 दर्जन 2 यूनिट हुए, 3 दर्जन। तो अगर मैं यहां पर अंडों को पर डजन रखूंगा तो मुझे रेट भी डजन वाला ही लेना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर अंडों को पर पेटी रखूंगा, पर पेटी, तो रेट भी पेटी वाला लूंगा। यस और नो? अगर मैं यहां पर अंडों को पर एग रखूंगा तो रेट भी। तो इट मींस रेट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट यूनिट पर। यानी मैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक यूनिट किसको मानता हूं? जैसे मिसाल के तौर पर लोहा है, लोहा, सरिया है, लोहा है, आप उसको किलोग्राम में भी क्या कर सकते हो? एस्टिमेट। लेकिन जब आप मार्केट में सरिया खरीदने जाओगे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपको जो रेट मिलेगा वो पर टन मिलेगा, टन के हिसाब से मिलेगा। तो टन क्या हुआ? यूनिट हुआ। तो इट मीन जो रेट मिलेगा वो 1 टन का मिलेगा। अब आप कितने टन खरीदते हो? तो समझे बात या नहीं? सही है ना? तो इसका मतलब रेट हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट यूनिट पर। इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब मैं निकालता हूं तो मैं यूनिट्स को मल्टीप्लाई करता हूं किससे? रेट से। तो जो यूनिट होता है, यूनिट के, मैंने 1 यूनिट बिजली कंज्यूम की, वो 1 यूनिट 1 किलो वोल्ट होता है। तो 1 किलो वोल्ट को मतलब 1 किलो वॉट में बहुत सारे वॉट्स शामिल है, 1000 वॉट्स शामिल है। तो जाहिर सी बात है 1000 वॉट्स के हिसाब से 1 वॉट पे आपने रेट नहीं लगाया, आपने 1000 वॉट होने के बाद 1 यूनिट क्या किया? काउंट किया। ठीक है, आपने एक मुहावरा सुना होगा, मैं मारूंगा 10 और गिनूंगा 1, है जी? तो मारूंगा 10 और इसको काउंट करूंगा मैं 1, तो मतलब मेरा 10 दफा मारना जो है वो 1 यूनिट काउंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा सुना होगा ना मुहावरा आप। ठीक है जी? नहीं, चले। अब भी यार वो जवाब ही नहीं दे रहे वो सारे के सारे। कॉस्ट यूनिट समझ में आ गया?
अब ये कॉस्ट यूनिट जो है ना वो डिपेंड करता है डिफरेंट इंडस्ट्री के ऊपर, आप क्या चीज बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, क्या है, किस चीज के मैन्युफैक्चर, फार्मा इंडस्ट्री के, तो आप वहां पर कॉस्ट यूनिट एक टेबलेट को नहीं मान सकते। वो एक टेबलेट इतना छोटा यूनिट है कि आप उसकी इतने छोटे यूनिट पे अकाउंटिंग नहीं कर सकते। मतलब आप मटेरियल को डिफाइन नहीं कर सकते कितना रॉ मटेरियल एक टेबलेट को बनाने में क्या हुआ, इस्तेमाल हुआ। मैं डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेशन से बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे मटेरियल का मतलब यूनिट इतना बड़ा तो कर दो कि कैल्कुलेशन हो सके। मतलब अगर आप बोले जी मैंने एक घूंट पानी पिया, तो एक घूंट को एक यूनिट नहीं माना जाएगा, आप बोलेंगे एक गिलास पानी पिया तो तसल्ली होगी यहाँ जी कि वो काउंट होगा। तो जिस तरह एक जग पानी एक बंदे के लिए पी जाना एक यूनिट नहीं कहलाएगा, एक घूंट पानी एक यूनिट नहीं कहलाएगा। यूनिट एक रीजनेबल अमाउंट होता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस कैटेगरी। इस तरह समझने की जरूरत है कि जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जब मेडिसिन बनाएगी तो एक टैबलेट को एक यूनिट नहीं बोलेगी, वो एक 10 के पत्ते को एक यूनिट नहीं बोलेगी, वो दुकान वाला बोलेगा छोड़ो उसको। मैं वो बनाएगी बैच। बैच मतलब कि ये आज 10,000 टैबलेट्स क्या हो रही है, बन रही है एक वन टाइम में, तो उसका पूरा क्या बना है, बैच बना है। उस बैच को हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल एलोकेट करेंगे उस बैच को हम। तो हम उस केस में यूनिट किसको मानेंगे, एक बैच को, और पूरी कॉस्टिंग हम कर रहे होंगे बैच लेवल पर, ना के टैबलेट लेवल पर। कुछ समझ पाए बात या नहीं। लेकिन अगर बात करें किस चीज की, कार की, तो कार बनाते वक्त तो हमें एक एक कार अलग अलग दिखाई दे रही है। तो जब कार बनाने वाली कंपनी कॉस्टिंग कर रही होगी तो वो कॉस्ट को पर कार एलोकेट कर रही होगी, वो एक ही कार को एक यूनिट मानेगी, ना कि बहुत सारी कार्स को एक यूनिट। तो इसका मतलब यूनिट वो रीजनेबल साइज होता है जिस पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा आइडेंटिफिएबल होती है कॉस्ट यूनिट के हिसाब से, और वो कॉस्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस होना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस्ड इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। ये बड़ी खतरनाक बात थी, मुझे पढ़ के तो गुजर जाता है यहां से। अ डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी attributed in its entirely to a cost unit of an item that is being produced. अब फर्नीचर की बात करेंगे तो फर्नीचर का एक यूनिट आपको दिखेगा, कार की बात करेंगे तो एक यूनिट, मतलब पर यूनिट कॉस्ट अगर एलोकेट कर पा रहे हैं आप, एक यूनिट को अगर आप कॉस्ट एलोकेट कर पा रहे हैं कि एक यूनिट कितना मटेरियल खर्च कर रहा है, एक यूनिट कितना लेबर का टाइम ले रहा है, आवर्स ले रहा है, जो भी आप कहें, तो वो जो यूनिट है वो कॉस्ट यूनिट है। और उसको एलोकेट होने वाली कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो डायरेक्ट ओवरहेड और रॉयल्टी पर यूनिट निकाल लो आप। ठीक, उसके बाद यहां पर आपके सामने एग्जांपल्स आ रही। डायरेक्ट मटेरियल्स आर ऑल मटेरियल्स दैट बिकम पार्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फुल टू अ कॉस्ट यूनिट। they are used directly in the manufacture of product or in providing a service. For example, sugar can use in the producing sugar, क्या कहते हैं, tomatoes use in tomato ketchup, potatoes use in lays, है ना, इस तरीके से। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, direct labor is labor time that can be attributed directly full to a cost unit. For example, wages of labor working in assembly, assembly जहां पर चीजें आपस में जोड़ी जाएं, of automobile manufacturing are direct labor cost. उसके बाद direct expenses. Direct expenses are expenses that can be attributed directly to a in full to a cost unit. Direct expenses are direct expense को मैंने क्या बोला, डायरेक्ट ओवरहेड बोला। ओवरहेड का मायने मैंने कल बताया था आपको, क्या, एक्सपेंस, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ज्यादातर ओवरहेड फिक्स कॉस्ट के मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ओवरहेड का मायना एक्सपेंस है, ज्यादातर क्या होता है उसमें फिक्स कॉस्ट होती है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड directly in full to a cost unit. Direct expenses are expenses that have been incurred in full as a direct consequence of making a unit of product. For example, royalty
पेड टू प्रोडक्ट डिजाइनर पेटेंट होल्डर फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस। अगर एक साइंटिस्ट है, एक रिसर्चर है, जिसने आपको एक गाड़ी डिजाइन करके दी, लेकिन उस रिसर्चर के पास वसाइल नहीं थे ना कि वो उसको बना सके, उसने वो अपना फॉर्मूला रेसिपी आपको दे दी और अब आप उसको बनाओगे और जितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर होंगी उसमें हर गाड़ी में उसको क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। जो हिस्सा मिलेगा डिजाइन करने वाले को, वो क्या कहलाएगी, रॉयल्टी। उसका इनकम है, आपके लिए क्या है, कॉस्ट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं होती। यूजेज विद डेप्शन आपकी कहाँ जाएगी, इनडायरेक्ट। मसला ये है कि वो डेप्शन तो आप वेरिएबल देख रहे हो, लेकिन अगर आप उसको पर यूनिट एलोकेट कर पा रहे हो ना, एक एक यूनिट को तोड़कर एलोकेट कर पा रहे हो पर यूनिट के हिसाब से। देखो एक बात समझने की जरूरत है, मशीन का जो यूजफुल लाइफ डिफाइन हो रहा है मशीन के यूनिट्स के अंदर, वो यूनिट्स मशीन के हिसाब से क्या है। अगर यूनिट्स मशीन के हिसाब से भी वही है और प्रोडक्शन के हिसाब से भी वही है, तो फिर दोनों का अगर कॉस्ट यूनिट क्या है, सेम है, फिर तो आप उसको क्या कर दो, डायरेक्ट का पार्ट बना दो। अदरवाइज डेप्शन इज जनरली कंसीडर्ड एज इनडायरेक्ट ओवरहेड। ठीक है जी, उसको इनडायरेक्ट ओवरहेड माना जाता है। अच्छा जी, अब आगे क्या आ गया हमारे पास, प्राइम कॉस्ट। अच्छा जी, प्राइम कॉस्ट अभी बता दिया मैंने आपको, सारा स्ट्रक्चर तो बना दिया था मैंने आपके सामने। प्राइम कॉस्ट जो है वो तीन चीजों का सम है। क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद क्या आ रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। एन इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओवरहेड कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। Indirect cost cannot be attributed directly and in full to a cost unit, जिसको हम cost unit को पूरी तरह allocate ना कर सके। मतलब अगर हमने आइटम कम बनाए तब भी वो कॉस्ट उतनी होगी, ज्यादा बनाए तब भी वो कॉस्ट क्या होगी, उतनी होगी। फिक्स कॉस्ट तो क्या है, फिक्स ही होती है। उसके बाद इसमें कितनी चीजें आ रही हैं आपके पास, तीन चीजें। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर any materials that are used or consumed that cannot be contributed in full to the item being costed. Indirect material in production include cleaning materials and any material used by production departments or staff who are not engaged directly in making a product. Cleaning material कौन इस्तेमाल करेगा, स्वीपर इस्तेमाल करेगा। तो स्वीपर खुद क्या हो गया, इनडायरेक्ट लेबर। सुपरवाइजर अगर कोई चीज इस्तेमाल करता है, सुपरवाइजर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, वो क्या कर रहा है, चीजों को सुपरवाइज कर रहा है। तो उसकी जो सुपरवाइजर की सैलरी है वो उसमें गई खुद, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है जी, और ये आपके सामने आ गया, एंड एनी मटेरियल यूज्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और स्टाफ हु आर नॉट एंगेज्ड डायरेक्टली इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। मतलब ऐसे तमाम मटेरियल्स जिसका प्रोडक्शन से कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ऐसा लेबर इस्तेमाल कर रहा है जो खुद प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज नहीं हो पा रहा। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज। Indirect labor employees are individual who do not work directly on the items that are produced or services that are provided. Some factory workers do not work directly in the production of cost unit, but are necessary so that production take place. In manufacturing environment, indirect labor employees include staff in stores, जवाब दें, and materials handling department, for example forklift truck drivers। क्या मतलब, अगर आप देखें ना वेयर हाउस के अंदर सामान को एक जगह से उठाने, जैसे रोड पे वो गाड़ियां उठाने की गाड़ी देखी होगी ना आपने, ट्रैफिक पुलिस वाले के पास जो गाड़ियां उठाने के लिए गाड़ी होती है उसको फोकलिफ्ट व्हीकल कहते हैं। तो वो वही गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वेयर हाउस में इस्तेमाल होती है, एक सामान को इधर से उधर करने के लिए। ठीक है जी, और उस गाड़ी को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो भी तो मटेरियल है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक, उसके बाद सम फैक्ट्री वर्कर्स डू नॉट वर्क डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट यूनिट बट आर नेसेसरी सो दैट प्रोडक्शन टेक प्लेस।
In manufacturing environment, indirect labor employees include staff in the stores and materials handling department, for example, forklift truck drivers, supervisors, repair and maintenance engineer. ठीक है, अब तीसरी इसमें क्या देखेगा, फैक्ट्री में मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए आपने परमानेंटली वहां पे क्या रखे हुए, इंजीनियर रखे हुए। देखें, अगर हमारे पास कोई चीज खराब होती है, कोई चीज इलेक्ट्रिक से चलने वाली, तो आप बाहर से एक बंदे को बुलाते हैं, वो रिपेयर करता चला जाता है। लेकिन फैक्ट्री में ऐसा नहीं होता, वहां पर मशीन की रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए परमानेंट स्टाफ मौजूद होता है। वो स्टाफ कोई चीज बना तो नहीं रहा, लेकिन जो चीज वो उसको बना रही है उसको मेंटेन करने में क्या कर रहा है, अपनी हेल्प कर। तो जो इंजीनियर्स आपके पास फैक्ट्री में मौजूद हैं, उनकी सैलरीज भी क्या है, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में आएंगी, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का क्या बन जाएंगी, पार्ट। ठीक है जी। इलेक्ट्रिशियंस मौजूद हैं, इंजीनियर्स मौजूद हैं, फैक्ट्री जनरेटर को मैनेज करने वाले मौजूद हैं। अब फैक्ट्री में अगर जनरेटर है, जनरेटर के लिए ऑयल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, मशीन के लिए लुब्रिकेंट्स आ रहे हैं, ये सब मटेरियल में है, ये भी पड़े होंगे आपके पास स्टॉक में मटेरियल के तौर पर। तो ये मटेरियल्स किसी चीज की, मतलब किसी चीज में तो शामिल नहीं हो रहा ना, मतलब यानी वो ऑयल या वो लुब्रिकेंट इस प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं बन रहा, लेकिन वो जो मशीन उसको बना रही है, उसको चलाने के लिए वो क्या है, जरूरी। ठीक, तो ये हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। फिर आएगी बारी किस चीज की, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। वो तफसील मैंने आपके सामने पहले रख दी थी, लेकिन दोबारा इसको यहाँ से एक दफा देख लें। एग्जाम्पल सारी बहुत सारी दी भी आ रही है एग्जाम्पल। मैनी कॉस्ट इनकर्ड कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक टू कॉस्ट यूनिट, फॉर एग्जाम्पल रेंटल कॉस्ट फॉर अ फैक्ट्री एंड the cost of gas and electricity consumption for a factory cannot be attributed in full to any particular units of production. They are indirect production cost. मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको। तो फिर फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, और अगर फैक्ट्री अपनी नहीं है तो रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, इस तरह की तमाम चीजें इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के क्या बन जाएंगी, पार्ट बन जाएंगे। कैसे आप तय कर सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी एक यूनिट को बनाने में इस्तेमाल होगी? मतलब क्या आप ये बता सकते हो इस टेबल को बनाने के लिए कितने किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी, तो उसकी कॉस्ट में इसमें ऐड कर दूँ। तो वो जो जितनी भी इस्तेमाल हुई होगी एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, तो एक हफ्ते में जितने भी यूनिट्स बने होंगे उसी को वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। उसके लिए आपको ये चीज समझनी होगी, फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, फिक्स कॉस्ट को एलोकेट भी हम पर यूनिट करते हैं, लेकिन उसका एक अलग सिस्टम है। वो अलग सिस्टम क्या है कि हम उसको अपनी जो कैपेसिटी होती है ना, उसके हिसाब से एलोकेट करते हैं। तो अगर हमारी कैपेसिटी कम थी फिर भी हमने बना ली ज्यादा, तो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा ओवर एब्जॉर्प्शन का और अंडर एब। फिक्स कॉस्ट हम क्या करते हैं, ऐड करवाते हैं। मैं इस पे एक बात ऐड कर दूं आपके सामने, देखें। याद रखिएगा इस बात को, प्रोडक्शन कॉस्ट डायरेक्ट भी है, और तो हम जब इनडायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करके प्रोडक्शन कॉस्ट क्या मानते हैं, पार्ट मानते हैं, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्शन कॉस्ट मान लेना, क्या कहेगा, यानी फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाना। अब इसको जरा इकोनॉमिक्स से कनेक्ट कर लो। जब हम कॉस्ट पढ़ लेते हैं वहां पर, तो हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर रही थी, याद करें। तो क्या हो रहा था, जितना आउटपुट बढ़ रहा था हर आने वाला यूनिट फिक्स कॉस्ट को शेयर करता, तो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब होती चली जा रही है। समझे बात? यानी तो जितने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होते गए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन होती गई। ये जो पर फिक्स कॉस्ट का टूट कर यूनिट्स को क्या होना है, एलोकेट होना है, इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में दो टेक्निक इस्तेमाल होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग? जो लोग मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करते हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को मानते हैं,
और वो इस हिस्से को भी कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडमिन का पार्ट बना है। तो अगर आप इस हिस्से को प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं मानते और कहाँ ले जाते हैं, समझे बात या नहीं? तो आप कॉस्टिंग का जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो कहलाएगा मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड कर देते हो तो आप जो कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हो वो एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग सिस्टम। और अकाउंटिंग में यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जाती है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत निकाली जाती है। तो लिहाजा हम अकाउंटिंग अभी फाइनेंशियल पढ़ रहे हैं तो उसमें हम मार्जिनल कॉस्टिंग तो नहीं पढ़ेंगे, यानी हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो कौन सी कॉस्टिंग होगी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक। अब आप देख लें, डायरेक्ट मटेरियल एक लाइन में नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट व्हाट, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, वो सब उसमें ऐड हुई। लेस क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, इन तीनों का सम क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आपने इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या करवा दिए, ऐड करवा दिए, यानी एब्जॉर्प्शन कर दी। फिक्स कॉस्ट को भी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट मान लिया, तो फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या करवा दिया, एब्जॉर्ब करवा दिया। यानी आप चाहते हो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो हो वो प्रोडक्शन रिलेटेड फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद है, और जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आए उस वो भी मेरा, मैं अपने प्रॉफिट को मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स कॉस्ट दोनों के बाद देखना चाहता हूं। और एक अप्रोच बोलती नहीं, मैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट के बाद देखना चाहता हूं। तो ये अप्रोचेज है। तो नॉर्मल अप्रोच कौन सी है कि मैं अपनी ग्रॉस प्रॉफिट को मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को कवर करने के बाद देखना चाहता हूं कि मेरे पास क्या बचा, और फिर उसके बाद मैं अपने दीगर एक्सपेंस क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है जी। तो यहां तक क्या आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर उसमें क्या ऐड हुई, क्या ऐड हुई, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का नहीं है, ये आपके यानी ये आपकी सेल तक पहुंचने का रास्ता है कि भाई मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी वो ना सिर्फ मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट कवर के दे करके देगी बल्कि, तो इट मीन्स जब प्रॉफिट मार्जिन सेट होते हैं तो आप अपनी कॉस्टिंग इस तरह देख रहे होते हैं कि भाई यहां तक तो आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट, अब मुझे अपने एडमिन के खर्चे भी निकालने हैं, सेलिंग के खर्चे भी निकालने हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी इसी से निकालना है। तो वो सब कुछ ऐड करने के बाद फुल कॉस्ट यूनिट आएगा, मतलब बनाकर और बेचकर और सब कुछ मैनेज करके मेरी जेब से कितना खर्चा हो। तो अगर वो खर्चा इतना है तो फिर मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है, तो फिर जो ऊपर आएगा वो मेरा सेलिंग, मतलब प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग, यानी मेरे सारे खर्चे निकलेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी। अब आपकी आसानी के लिए ये अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है तो कि आपने इसको रीड किया और सोचा पेपर में आपसे पूछ भी ले तो क्या चीजें हैं और क्या नहीं। आप चले, वो कहता है आप चले जाओ शू फैक्ट्री, तो शू फैक्ट्री का कॉस्ट यूनिट क्या होगा, जूते की कॉस्टिंग करनी है तो एक जूते की एक पेयर की कॉस्ट, तो पेयर ऑफ शू क्या हो गया, कॉस्ट यूनिट हो गया। और एक पेयर पे कितना लेदर इस्तेमाल हो रहा है, कितना ग्लू इस्तेमाल हो रहा है, कितनी नेल्स। अच्छा इसमें बता दूं मैं आपको, मैंने पिछली क्लास में आपको ग्लू, नेल्स जो रेडीली आइडेंटिफाई ना होने वाले आइटम है इससे मैंने वो इनडायरेक्ट कहा था, ठीक है ना। ये किताब क्या कहती है उसको डायरेक्ट, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत सारी किताबें इसको इनडायरेक्ट बोलती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, बता दूं मैं आपको पहले, ठीक है जी। तो लेदर, हाँ आप इसी को फॉलो करें।
लेदर, ग्लू, नेल्स, लेसेस, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मैं आपको आईकेएफ की किताब से दिखा दूंगा इन सबको इनडायरेक्ट मिलता हो। हाँ, नहीं इतना बड़ा मसला नहीं। अब इसकी अप्रोच है कि हाँ जो चीज इस चीज में लग गई वो इसकी कॉस्ट का क्या बन गई, पार्ट बन, ठीक है। लेदर, ग्लू, नेल्स, लेसेस, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया। फर्नीचर बिजनेस क्या बना रहे हैं आप, ऑफिस चेयर, व्हील्स, स्टैंड, सेट, सीट विद सीट, कुशन, बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट, फैब्रिक, ये सारा मटेरियल हो गया। आप रेस्टोरेंट में चले जाएं तो रेस्टोरेंट में जो है क्या बन रहा है, रेस्टोरेंट मील बन रहा है। मील मतलब आप ऐसे समझेगा, अब समझा क्या रहा हूँ। मील का मतलब एक तो ये है कि एक डिश जो बन रही है वो एक क्या है, कॉस्ट यूनिट है। लेकिन फर्ज करें एक बंदा निहारी हाउस चलाता है, तो निहारी हाउस वाले के लिए एक प्लेट नहीं है कॉस्ट यूनिट, जो एक पूरी देग बन रही है ना वो कॉस्ट यूनिट है, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है वो कॉस्टिंग पर प्लेट नहीं कर रहा होगा, वो पर उस देग के हिसाब से कर रहा होगा, ठीक है जी। रॉ मटेरियल क्या हो गए, इंग्रेडिएंट हो गए, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। कार मैन्युफैक्चर यूनिट क्या है, कार है, स्टील, अल्युमिनियम, विंडोज, लाइट्स, गियर बॉक्स, इंजन, व्हील्स एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है जी। उसके बाद क्या, मैकेनिस्ट लिखा, मैकेनिस्ट वर्किंग इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्ट लेबर। असेंबली वर्कर जो टायर जोड़ रहे हैं, दरवाजे जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट लेबर। वो जो मशीन पे पेंट या स्प्रे कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर। चीज बन रही है ना, उससे वैल्यू एडिशन होती हुई दिखाई दे रही है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस यूनिट क्या है, हाउस। मलिक रियाज है तो बहरिया टाउन में बनने वाला हर एक घर क्या है, कॉस्ट यूनिट है। तो हर एक घर को कितनी ईंटें एलोकेट हुई, कितनी लकड़ी एलोकेट हुई, कितनी सीमेंट की बोरियां एलोकेट हुई, ठीक है जी। ब्रिकलेयर्स वर्कर्स, ठीक है जी। हायर ऑफ इक्विपमेंट, अब ये क्या है, घर बनाने के लिए समझाऊंगा, इसकी एक एग्जांपल इसमें आ गई। वो क्या है भाई, अभी घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो छत डलती है, छत डलने के लिए एक मिक्सर आता है ना, मिक्सर, जाहिर सी बात है वो मशीन आपने खरीदी नहीं है, वो आपने रेंट पे ली है सिर्फ एक पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो मिक्सर की जो कॉस्ट होगी ना, रेंट किराया होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, मतलब वो भी प्राइम कॉस्ट का बनेगा, पार्ट बनेगा, प्राइम कॉस्ट का पार्ट। यानी प्राइम प्राइम कॉस्ट का मतलब यानी कि जो इनडायरेक्ट ओवरहेड से पहले, हाँ डायरेक्ट ओवरहेड का पार्ट बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट मिक्सर डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। पेमेंट ऑफ फीस टू सब कॉन्ट्रैक्टर, चलिए तो लिखा हुआ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। उसके बाद कोल माइन एक्सट्रैक्शन, कोयले से यानी कोयला निकाल रहे हैं आप, तो वहां पर जो कॉस्टिंग होगी कोयले की वो क्या होगी, पर टन होगी। लेबर कौन हो गया, माइनर्स हो गए। सर्विस इंडस्ट्री क्या है, डे ऑफ स्टोरेज। आपने देखा होगा कोल्ड हाउस, कोल्ड स्टोरेज का नाम सुना है। आप सब्जी मार्केट की तरफ निकल जाए ना, आगे की तरफ मीरपुर खास रोड पर, तो वहां पर बहुत सारे कोल्ड हाउसेज मिलेंगे। उनका काम क्या होता है भाई, बहुत से लोगों के पास जो है ना इन्वेंट्री बच जाती है और वो पेरिशेबल नेचर की होती है, तो अगर उसको पड़े पड़े खराब करने से बेहतर है तो कोल्ड हाउस में रखवा दें, तो वहां स्टोर हो जाएगी, तो आपके कुछ पैसे देकर आपकी चीज बच जाएगी। तो इसका मतलब आप सर्विस दे रहे हैं, यानी सामान आपका नहीं, आप अपने कोल्ड हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में उसको रखने की सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस का किराया आप जो लेंगे वो क्या होगा, पर डे के हिसाब से होगा या क्वांटिटी के हिसाब से भी हो सकता है। अगर आप किसी पार्किंग, अगर आपके पास घर के आसपास कार पार्क करने का स्पेस नहीं, तो कोई पार्किंग की जगह है जो आपको पार्किंग सर्विस देती हो, तो वो आपसे क्या लेगी, पर डे चार्ज लेगी, पर मंथ चार्ज लेगी। तो इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल। तो डे ऑफ स्टोरेज, और उसमें वेयर हाउस स्टाफ क्या होगा, डायरेक्ट लेबर होगा। ऑडिट और अदर कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल स्टाफ यानी आप लोग डायरेक्ट लेबर होंगे, ठीक है जी। टीचिंग डे, टीचर्स, ट्यूटोरियल स्टाफ एट अ कॉलेज, डायरेक्ट लेबर हो गया। अब बेटा खुश हो जाओ तुम ये सुनकर,
रोड ट्रांसपोर्ट, अगर आपका काम क्या है, बसें चलाना, वैगने चलाना, ठीक है, और ट्रक्स, डिलीवरी ट्रक्स, ठीक है जी। तो व्हीकल्स रनिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर पर व्हीकल, हर इंडस्ट्री के हिसाब से उसने क्या कर दिया, आपको समझा दिया। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मोटरवे, फ्यूल स्टेशन, ठीक है जी। मतलब ये सारे बिजनेस है ना भाई। रोड कंस्ट्रक्शन ऊपर आया था ना, कंस्ट्रक्शन जी। नहीं तो लाइन इसलिए लिखी हुई कि अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस ऊपर आ गया है और यूनिट क्या है, हाउस है, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो गई, डिफाइन हो गई ना। उसके अलावा शायद कंस्ट्रक्शन का कुछ एलिमेंट रह गया हो तो ये लिखा हुआ तो उसमें कुछ नहीं, नहीं मतलब बताने का ये है कि अगर आपका बिजनेस रोड ट्रांसपोर्ट है और व्हीकल उसमें चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये व्हीकल आपको डायरेक्टली पैसा कमा के दे रहा है ना। आप व्हीकल चलेगा तो आप पैसा कमाएंगे ना। तो आप व्हीकल की जो फ्यूल की कॉस्ट होगी ना, उसको आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे कंसीडर करेंगे। लेकिन व्हीकल रनिंग कॉस्ट हर बिजनेस के लिए डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी है। समझा क्या रहा हूँ, व्हीकल रनिंग कॉस्ट हर बिजनेस के लिए डायरेक्ट कॉस्ट नहीं। तो इसका मतलब यही कॉस्ट इन बिजनेस के लिए क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया भाई। अब ये है फैक्ट्री, अब पेपर में एमसीक्यू आ सकते हैं इसके फैक्ट्री लेजर कि फैक्ट्री अकाउंटिंग कैसे हो रही है। आपने अब तक जो अकाउंटिंग देखी थी वो कौन सी थी, एडमिन वाली, जो सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई। लेकिन फैक्ट्री में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी अकाउंटिंग कैसे परफॉर्म की जा रही है, ये वो अकाउंटिंग। अब तवज्जो दरकार होगी, प्लीज स्टेप बाय स्टेप समझिएगा आप। इस चार्ट को आप देखिएगा, मैं इसके थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है जी। और इस चार्ट को समझाते वक्त मेरी अप्रोच जो है ना वो है परपेचुअल सिस्टम। कौन सिस्टम वाली, परपेचुअल सिस्टम। हमने रॉ मटेरियल बाय किया, एंट्री बनी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट, कैशियर बैंकर, ठीक है जी। हमने लेबर को वेजेस पे किए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डेबिट। इसकी जगह एक और टर्म इस्तेमाल होगी, वो मैं आगे करूंगा, फिर उसको मैं डायरेक्ट लेबर में कन्वर्ट करूंगा, ख्याल रखिएगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डेबिट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डेबिट। फिर हमने प्रोडक्शन में क्या किया, खर्चे किए, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, ठीक है जी। फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड यानी कि सेलिंग, एडमिन, ये डेबिट, ठीक है। ये सब कुछ खर्च होता जा रहा है और इन अकाउंट्स में क्या हो जा रहा है, डेबिट हो रहा है। अब इस अकाउंट में से जितना, मतलब यहां हमने मटेरियल डेबिट किया 10,000 रुपए से, सुनिएगा बात को प्लीज। लेकिन 10,000 में से हमने मटेरियल इस्तेमाल किया 8,000 का। तो अब हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। कल तक वो रॉ मटेरियल अनयूज था, आज उसको हमने प्रोसेस में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इतनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल के गोडाउन से निकल गई, इतनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल गोडाउन से निकल गई और क्या बन गई, वर्क इन प्रोसेस बन गई। ले और उसको किसने वर्क इन प्रोसेस बनाया, तो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को भी कहां ट्रांसफर कर दे, वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में। एंट्री क्या बनी, डायरेक्ट लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और फिर उसको बनाने के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी क्या हुए, इनकर हुए। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। हाँ मतलब देखें, जितने रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया, ये नहीं, ये जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम है। तो हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी, प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये इस साल इनकर होने वाला वर्क इन प्रोसेस था, ये वर्क इन प्रोसेस का सम आ गया। इसको हमने ट्रांसफर किया किसमें, फिनिश गुड्स में। लेकिन इसमें पहले हमने ऐड करवाया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इसका बीडी होगा, उसमें से लेस करवाया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो डिफरेंस आएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। उसकी हमने एंट्री बनाई वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स डेबिट, और उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी होगा।
और क्लोजिंग स्टॉक भी, तो डिफरेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंट्री बनी इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। और वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां गई, सेल से मैच हुई, ग्रॉस प्रॉफिट आया, और फिर जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे वो नीचे उससे आगे क्या हो गए, मैच हो गए, नेट प्रॉफिट आई। क्या कहते हैं? नहीं, ये भी थोड़ा थोड़ा समझना है, ऐसे तो नहीं हो सकता यार, ये तो गलत, ये तो गलत बयानी है मेरे ख्याल से। चलें अभी इसको देख लो, अब आप एक एक करके ये देख लो, आप जनरलिटीज आपके सामने बनी हुई, ये पढ़ लो आप पेज नंबर, अगर आपको बात ऐसे समझनी है तो ऐसे कर लो, पेज नंबर 286। मैंने कहा था ना आपको कि मैं आगे जाके एक टर्म इस्तेमाल करूंगा, किसके लिए, वेजेस और सैलरीज की, क्या, पेरोल एक्सपेंस। चाहे डायरेक्ट लेबर हो चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, उसकी एंट्री डायरेक्ट बनती है पेरोल एक्सपेंस। फिर पेरोल एक्सपेंस से तोड़ना होता है, अलग अलग करना, कितना डायरेक्ट है, डायरेक्ट एलोकेट करना है किसको, वर्क इन प्रोसेस को, और इनडायरेक्ट एलोकेट करना है प्रॉफिट और लॉस। मतलब आपने टोटल 10 लाख रुपए सैलरी एंड वेजेस के पे किए साल भर में, एंट्री बनी पेरोल एक्सपेंस डेबिट 10 लाख से, कैश या बैंक क्रेडिट 10 लाख से। क्वेश्चन कहता है 10 लाख में से 6 लाख रुपए जो है वो बिलोंग करते हैं प्रोडक्शन से, 4 लाख में से 3 लाख, अच्छा 4 लाख बिलोंग करते हैं किससे, नॉन प्रोडक्शन से, और प्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं उस 6 लाख में जो जो क्या कहते हैं 5 लाख रुपए हैं वो बिलोंग करते हैं डायरेक्ट लेबर से, और लाख रुपए बिलोंग करते हैं इनडायरेक्ट लेबर से। समझे? तो इट मींस पेरोल एक्सपेंस के अंदर सारी सैलरीज एंड वेजेस हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, नॉन प्रोडक्शन हो, सेलिंग, एडमिन, सब इसी में जा रहा है। फिर बाद में एडजस्टमेंट बनते वक्त क्या हो रहा है, सब अलग अलग हो रहा है। तो अब मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं, एंट्री बना रहा हूं मैं, पेरोल एक्सपेंस डेबिट 10 लाख से, कैश या बैंक क्रेडिट 10 लाख से। क्लियर? 10 लाख में 5 लाख क्या बोले मैंने, डायरेक्ट लेबर। पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट किया, वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया। ये डायरेक्ट कॉस्ट जो थी वो चीज बनाने की कॉस्ट है, वर्क इन प्रोसेस का बना दी, पार्ट बना। 1 लाख रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, प्रोडक्शन थे, उसको भी पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट करके वर्क इन प्रोसेस में ही डेबिट करवा दिया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी इसलिए, मार्जिनल होती नहीं करवाती। ठीक है जी। 6 लाख रुपए इस तरह क्या बन गया, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट बन गया। बाकी कितने बचे, 4 लाख। मान लें 4 लाख में 3 लाख रुपए जो है वो एडमिन एक्सपेंस है, 1 लाख रुपए सेलिंग एक्सपेंस। पेरोल एक्सपेंस क्रेडिट किया 4 लाख से, 3 लाख डेबिट किए एडमिन एक्सपेंस में, और 1 लाख रुपए डेबिट किए सेलिंग एक्सपेंस। कहाँ भेज दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है? तो खैर ये आपके सामने एंट्री है। जब आप रॉ मटेरियल बाय करेंगे तो आप एंट्री बनाएंगे, क्या एंट्री बनाएंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट, पेबल्स कैश या बैंक क्रेडिट। जब आप एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करेंगे तो आप एंट्री बनाएंगे पेरोल एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेरोल अक्रूवल, मतलब अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल। प्रोडक्शन ओवरहेड की एंट्री बनाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट करेंगे, कैश या बैंक क्रेडिट करेंगे। नॉन प्रोडक्ट रिकॉर्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी सेलिंग और एडमिन डेबिट करेंगे, और पेएबल्स क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रिकॉर्ड प्रोडक्शन डेप्शन विद इन ओवरहेड्स, क्या मतलब, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या कर दी, क्रेडिट। मतलब आपने इस साल टोटल डेप्शन चार्ज की 1 लाख की, 1 लाख में 50% डेप्शन बिलोंग करती है किससे, प्रोडक्शन से, तो उससे आपने क्या कर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कर दिया, और रिमेनिंग डेप्शन चार्ज चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेलिंग या एडमिन जो भी होगा कर दिया आपने, उसको अलग से डेबिट कर।
देखिए अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, फिर आपके सामने आ रहा है, फिर दोबारा देख लो उसको। कौन सा अकाउंट है? मटेरियल अकाउंट। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डेबिट, कैशिया बैंक क्रेडिट। वेजेस अकाउंट डेबिट, पेरोल अकाउंट डेबिट, कैशिया बैंक क्रेडिट। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, कैशिया बैंक क्रेडिट। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। ये क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आवाज नहीं आ रही। वेजेस में जितने वेजेस बिलोंग करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, किससे? प्रोडक्शन से, उसकी एंट्री बनी। वेजेस अकाउंट या पेरोल अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और जितने वेजेस बिलोंग करते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट से, उसकी एंट्री बनी वेजेस अकाउंट या पेरोल अकाउंट क्रेडिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट। समझे बात? ये फिर जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे, फैक्ट्री का रेंट हो गया या फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, इंश्योरेंस हो गया, इस तरह के आइटम, या सुपरवाइजर की क्या हो गई, वो तो चलो सैलरी तो इसमें कवर हो जाएंगी। अच्छा तो अब क्या करेंगे आप? प्रोडक्शन ओवरहेड आपने डेबिट किया, कैशिया बैंक क्या किया? क्रेडिट किया। फिर उस प्रोडक्शन ओवरहेड को आपने कहाँ ट्रांसफर किया? एंट्री बनाई, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट किया, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट हुआ, एडमिन सेलिंग वगैरह, उसमें से जो डिफरेंस आया वो कहाँ गया? एसोसिएट। यानी ये और अच्छा एक और चीज है, हाँ एक काम, एक चीज और, एक और चीज लिंक करते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट कहाँ भेज दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट नहीं करें, वो सैलरीज एंड वेजेस जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करेंगे, तो पेरोल अकाउंट क्रेडिट करें या सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट क्या करें? क्रेडिट करें। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड क्या करें? डेबिट करें। तो जो पहले से इसमें मौजूद है और जो यहां से निकल के इसमें आए हैं, वो दोनों मिलकर एक साथ जाएंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये सारी जो मैंने आपको बताई है, सब तमाम की तमाम एंट्रीज बनी हुई है आपके सामने। ये एग्जाम्पल आप जरा देखिए, इसकी एंट्रीज बना के देखें, आपको समझ में आई ये बात ही नहीं आई। क्या लिखा हुआ है? An entity manufactures and sells a range of products in a single factory. Its budgeted production overheads for year 6 were rupees 150,000 and budgeted direct labor hours were 50,000 hours. Actual results in year 6 were as follows. Direct material cost कितनी? 1,30,000। ठीक है जी। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 1,60,000। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? 1,40,000। ठीक है जी। अब इसमें एक मसला आएगा, वो मसला क्या है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने बजट किए गए थे? 1.5 लाख रुपए बजटेड। और एक्चुअल कितने इनकर हुए हैं? 1,40,000। तो अब जो ये 1.5 लाख का और 1,40,000 का डिफरेंस है, इसका हम क्या करेंगे? ठीक है, समझा रहा हूं मैं। ये इसको कहेंगे हम अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। इसको अब बाद में डील करते हैं, आखिर में अलग से एक टॉपिक बना। फिलवक्त जो आपको बताया है वो आप क्या करें? कंसीडर करें। अच्छा, देयर वर नो ओपनिंग और closing inventories at the beginning or year end. The company uses absorption costing system and production overhead is absorbed using direct labor hour rate. ठीक है जी। ये बात मैं करता हूं अलग से फिर दोबारा, लेकिन आप सिंपल ये बताएं कि ये कॉस्ट इनकर हुई है, ये लेबर कॉस्ट इनकर हुई है, इतना फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड क्या हुआ? इनकर हुआ है। इनकी क्या एंट्री बनाएंगे और इनको क्लोज करके कहां कहां लेकर जाएंगे और कहां से कहां लेकर जाएंगे, वो सारी एंट्रीज जो भी आपने देखी है वो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ट्राई कीजिए।
तो एक काम कीजिएगा, आप इसको बना के रखिएगा, मैं यहीं से क्या कर लूंगा, कल कंटिन्यू करके आपको इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। समझा देता हूँ वर्बली क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपकी फिक्स कॉस्ट होती है, वो तो फिक्स ही होती है, ठीक है ना। जब फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स होती है, उस फिक्स कॉस्ट को आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एलोकेट करना होता है। मतलब एक मशीन है जो 10,000 यूनिट बना सकती है, ठीक है, फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10,000 यूनिट बना सकता हूँ और फिक्स कॉस्ट मेरी ₹1,00,000 है, तो पर यूनिट जो मेरी फिक्स कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ₹10। सही है। लेकिन फर्ज करें अगर मैंने इस साल या इस महीने या इस वीक जो भी एग्जाम्पल दी हो, उसमें मैंने बना दिए कितने यूनिट, 80,000। सॉरी, कितने बताया मैंने, ₹1,00,000 फिक्स कॉस्ट है, मैंने यूनिट बनाए 8,000। उसका मतलब मैंने अपनी कैपेसिटी से क्या की, कम बनाया। तो अब उसूल सुने, उसूल क्या कहता है, जो समझा रहा हूँ टॉपिक, मैंने कहा वर्बली आपको बात थोड़ी समझ में आएगी, लेकिन आप उसको सॉल्व करेंगे और समझ में आएगी। अब सुनिएगा, तवज्जो दरकार। तो हमारी जेब से फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही खर्च हुई ना, वो तो कम खर्च नहीं हुई। तो हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे वो किस तरह लेंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो लेंगे वो किस तरह लेंगे, इसको समझिएगा। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ₹1,00,000। ₹1,00,000 जो फिक्स कॉस्ट है वो उसूली तौर पर कितने यूनिट्स को एलोकेट होनी चाहिए, 10,000। तो ये तो हमारी अपनी गलती को बताइए कि हमने 10,000 के बजाय क्या बनाए, 8,000। तो आप क्या करें, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करें 10,000 से, तो आपको पर यूनिट एलोकेशन मिल जाएगी किसकी, फिक्स कॉस्ट की। उसको आप मल्टीप्लाई करें किससे, उतने यूनिट से जितने आपने बनाए, 8,000। इसका मतलब ये हुआ, यानी आपने 8,000 से मल्टीप्लाई किया तो अब आंसर क्या आएगा, 80,000 आएगा। तो आपने 1,00,000 की फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में एलोकेट नहीं की, बल्कि कितनी की, 80,000। तो इसका मतलब 20,000 की फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल ही नहीं हुई ना। तो उस 20,000 को हम चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एब्जॉर्ब ना हो, बल्कि वो प्रॉफिट है। तो समझे बात, यानी इसका हाँ एज एन एडजस्टमेंट। तो समझ पाए क्या बोला मैंने, यानी कि फिक्स कॉस्ट में वो एलिमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल ही ना हो सका, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनना नहीं चाहिए। तो हमारी फिक्स कॉस्ट यहाँ पर अंडर एब्जॉर्ब हो गई। मतलब ये ₹1,00,000 10,000 यूनिट्स को एलोकेट होने चाहिए थे, लेकिन बने 8,000। तो इसका मतलब हमने 20,000 की फिक्स कॉस्ट इनकर तो की, लेकिन वो 20,000 के बदले के यूनिट्स बनाए नहीं। तो हमने फिक्स कॉस्ट को यूटिलाइज किया, जाया किया। तो ये जाया होना हम प्रोडक्शन में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट एंड। तो अब प्रोडक्शन ओवरहेड में कितनी फिक्स कॉस्ट पड़ी है, ₹1,00,000। लाख में से हमने अब क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, वर्क इन प्रोसेस में कितनी ऐड करनी है, ₹80,000। तो बाकी 20,000 कहां ले जाने हैं। अब इसका रिवर्स केस भी समझ, ज्यादा लेबर लगाकर भी तो हो सकता है कि हमने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर ली। फर्ज कर ले कि हमने कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट है 1,00,000, फिक्स कॉस्ट पर हम नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से कितने बन सकते हैं, 10,000। 1,00,000 को डिवाइड बाय 10 किया, ₹10 हमें रेट मिल गया फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करने का। लेकिन हमने बना दिए यूनिट कितने बना दिए, 11,000। चले, तो इसका मतलब हमने 10 को जब मल्टीप्लाई किया किससे, 11,000 से, तो अब हमारी फिक्स कॉस्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है वो कितनी आ रही है, 1,10,000। हालांकि जेब से खर्च कितनी हुई है। तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को बढ़ाकर ले रहे हैं कितने से, और वो 10,000 तो हमारी जेब से खर्च। तो फिर हम उसको कंपनसेट करेंगे कहां पर, एडमिन एक्सपेंस। हाँ, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड का जो टी अकाउंट है उसमें बैलेंस क्या पड़ा है, ₹1,00,000। वहां से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जा कितना आ रहा है, ₹1,10,000। तो जो ₹10,000 वहां पे ज्यादा जा रहे हैं वो तो अकाउंट में है ही नहीं, उसको अकाउंट में लाओ ना। कैसे लाओ, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट करके, एडमिन एक्सपेंस क्रेडिट करके, यानी एक एक्सपेंस को बढ़ाकर दूसरे एक्सपेंस को कम कर। तो मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री एडमिन एक्सपेंस को घटाएगी, और अंडर, हाँ,
कहाँ इनकम, प्रॉफिट लॉस में इनकम बनाएगी एडमिन एक्सपेंस को घटकर, और अंडर एब्जॉर्प्शन की एंट्री क्या करेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट को घटाएगी और एडमिन एक्सपेंस को बढ़ाएगी। ये एमसीक्यूज है पेपर के, जमाने तो मैंने बोल दिया, अब आप इसको ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर कल यहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करें। समझ में आया आपको अंडर एब्जॉर्प्शन?